बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके सामने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है और इसमें HTML के मार्क्स हैं 5। 1 आउट ऑफ 2 आपने करना होता है। 2 सवाल होते हैं, एक करना होता है। लेकिन अगर ये सवाल आपका गलत हो गया, आपकी ओवरऑल वेटेज ख़राब हो जाती है। बच्चों ने इसको छोड़ा होता है चॉइस में, तो छोड़ना नहीं है इसको चॉइस में। HTML से बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये वर्ल्ड वाइड वेब की लैंग्वेज है, यानी इंटरनेट की, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स कुछ इस किस्म का होता है। इसके अंदर टैग्स यूज़ किए जाते हैं और जो भी टैग यूज़ होता है उसको ऑब्लिक करके दोबारा लिख दिया जाता है और ख़त्म हो जाता है वो सिंटैक्स। इस सारे को देख के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरा साल भी तैयारी नहीं की तो अभी मेरे साथ आप इसको तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको कंप्लीट HTML क्लास 10 की तैयार करा लूँगा बहुत ही थोड़े से वक्त में। इस तरह का इसका सिंटैक्स होता है। जो भी आपने HTML करना है स्टार्ट, तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा HTML और एंड पे बिल्कुल होगा ऑब्लिक HTML। याद रखें, जो भी चीज़ इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखी जाएगी वो आपकी फाइनल जो आउटपुट होगी उसकी स्क्रीन में नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट आपने एक हेडर लगाना है, ठीक है। हेड लिखते हैं उसकी जगह, और ऑब्लिक हेड यानी इसको क्लोज करने के लिए इनके बीच में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो टाइटल होगा और वो इस तरफ ऊपर करके लिखा हुआ आएगा। मिसाल के तौर पे ये आपने लिख दिया दिस इज़ द टाइटल, यानी हेडर के बीच में आप टाइटल लिखते हैं, ठीक है। याद रखें ये आपकी स्क्रीन के अंदर की चीज़ की हेडिंग नहीं है। आपको दिखाता हूँ ये क्या है, दिस इज़ द टाइटल। ये जब आपने सिर्फ इतना सा कोड लिखा है, ये देखें पीछे सिर्फ इतना सा आपने कोड लिखा है दिस इज़ द टाइटल। अभी आपने बॉडी कोई नहीं लिखी है, तो आपका सिर्फ ये ऊपर लिखा हुआ आ गया है टाइटल। अब आपको समझ आ गई हेडर इसको क्यों कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये बॉडी में अभी आपने कुछ नहीं लिखा। वापस चलते हैं स्क्रीन पे। अब आप लिखते हैं बॉडी। ये जो बॉडी है इसमें जो चीज़ लिखेंगे वो बीच वाली विंडो में नजर आएगी। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लिख दिया है H1, दिस इज़ हेडिंग 1, यानी कि ये H1 तो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये ऑब्लिक H1 भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसके बीच में जो ये चीज़ लिखी हुई आएगी दिस इज़ हेडिंग 1। और आपने हेडिंग 1 याद, सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है वो हेडिंग 1 होती है, सबसे पहली हेडिंग, वो सबसे बड़ी होती है। इससे आपने याद रखना है। हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, 4 5 6। तो जब इस तरह का कोड लिखा होगा तो आपकी ऊपर तो वही लिखा हुआ है दिस इज़ टाइटल। अब ये देखें ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर पहला सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। नेक्स्ट चलते हैं। पैराग्राफ आपने लिखना है तो ऊपर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं पैराग्राफ की एग्जांपल। अभी आपके टाइटल में इधर ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और बॉडी के अंदर आपने पहला पैराग्राफ लिखा ऑब्लिक P, यानी कि पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है यहाँ पे, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखे हैं। अब इसको देखते हैं कैसा लगेगा। यहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। ऊपर आपने वो जो हेडर टाइटल था वो इधर आ गया, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। देखा है ना आसान। आगे चलते हैं। लाइन ब्रेक की एग्जांपल देनी है। जब आपका पैरा शुरू हो गया, पहला पैराग्राफ है यही, और ये यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसमें आपने जहाँ जहाँ ब्रेक देनी है कि लाइन ख़त्म हो जाए, खुद ब खुद ब्रेक कर जाए। हेलो के बाद अगली लाइन में आ जाए तो BR सिर्फ लिख देना। BR का याद रखें, ऑब्लिक BR नहीं होता, सिर्फ BR होता है। इसी तरह यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट, फिर BR, फिर थैंक्स BR अरशद, और ये पैराग्राफ ख़त्म। यानी कि ये पैराग्राफ 4 लाइनों पे छोटे छोटे वर्ड्स की मुश्तमिल होगा, जिस तरह के ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटरिंग कंटेंट। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सेंटर में किस तरह लिखना है। इधर अभी तो यहाँ जो भी चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे लिखी जा रही है। पैराग्राफ हमने शुरू किया, दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन सेंटर, पैराग्राफ क्लोज। ये वाली चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे लिखी हुई आएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जब हम लोगों ने किसी टेक्स्ट को सेंटर में लिखना है यहाँ पे, तो उससे पहले और बाद में आप सेंटर और बाद में ऑब्लिक सेंटर लिख लेंगे और फिर बीच में पैराग्राफ लिखा होगा। अब इसको आप देखें, जब हम लोग को रन करेंगे कोड को तो कैसा आएगा। पहला वाला देखें यहाँ पे लिखा आ गया, और बाद वाला जिसको हमने सेंटर किया हुआ था वो यहाँ पे लिखा आ गया, और ऊपर हमारा हेडर टाइटल जो है वो यहाँ पे आया। आगे आ जाते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इनकी एग्जांपल देखनी है। अब नहीं यार, P और ये P नहीं लिखा आएगा, ठीक है। ये B और ये B ऑब्लिक B नहीं लिखा आएगा, क्योंकि जो भी इन ब्रैकेटों में होती है वो चीज़ नहीं लिखी आती। अब लिखा हुआ क्या आएगा, दिस टेक्स्ट इज़, और ये जो बोल्ड लिखा हुआ है ये बताते खुद बोल्ड हो जाएगा। अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में दिस टेक्स्ट इज़ लिखा आएगा, और इटैलिक जो है ये इटैलिक हुआ हुआ यानी टेढ़ा तिरछा लिखा हुआ आ जाएगा। दिस टेक्स्ट इज़, और अंडरलाइन जो है बताते खुद अंडरलाइन हुआ आ जाएगा। ये ब्रैकेटों के अंदर वाली चीज़ें और ब्रैकेटों के अंदर ऑब्लिक के साथ जो चीज़ें होती हैं ये लिखी नहीं आती। देखते हैं कैसी आउटपुट है। यहाँ देखें ऊपर हेडर टाइटल आ गया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एग्जांपल। पहला जुमला आ गया, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, बोल्ड इसमें बोल्ड हुआ है। दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, इटैलिक का वर्ड ही बताते खुद इटैलिक कर दिया। दिस टेक्स्ट इज़, अंडरलाइन के वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की एग्जांपल। दिस टेक्स्ट यूजेस अ, जब स्ट्राइक करना है यानी कि यूं करके बीच में कट रहा हो तो आपने पहले और बाद में उसके लिखना होता है स्ट्राइक और ऑब्लिक स्ट्राइक। जब आपने सुपरस्क्रिप्ट रखना है यानी कि रेज टू द पावर 2 जिस तरह होता है तो SUP सुपरस्क्रिप्ट, और बैक अब जब क्लोज करना है तो SUP
ऑब्लिक SUP, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ है कि दिस टेक्स्ट यूजेस अ, और ऊपर करके दिया जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, ये पूरा जुमला, ठीक है। और जब सबस्क्रिप्ट लिखना है वो नीचे की तरफ लिखा आता है। सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, जिस तरह सबमरीन है तो वो नीचे होती है पानी के, इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट जैसा सुपरमैन है ऊपर उड़ता है तो वो ऊपर लिखा हुआ होता है। अभी देखते हैं ये देखने में कैसा लग रहा है। दिस टेक्स्ट यूजेस अ स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू का लफ्ज़ जो था उसको स्ट्राइक थ्रू कर भी दिया है। दिस टेक्स्ट यूजेस अ सुपरस्क्रिप्ट, ये ऊपर की तरफ हो गया सुपरस्क्रिप्ट, आप देख रहे हैं। दिस टेक्स्ट यूजेस अ सबस्क्रिप्ट, ये नीचे, दोबारा एक दफ़ा देख लें। ये स्ट्राइक थ्रू का जो लफ्ज़ है ये बताते खुद कट जाएगा क्योंकि इससे पहले स्ट्राइक और स्ट्राइक लिखा रहा है। ये सुपरस्क्रिप्ट का लफ्ज़ जो है ये बताते खुद ऊपर चला जाएगा क्योंकि इससे पहले सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट या सुप और अब्लीक सुप लिखा आ रहा है, और इसी तरह सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि फ़ॉन्ट का हम लोगों ने जो है ना इस्तेमाल करना है। साइज़, फेस और कलर की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये भी बॉडी के अंदर इस तरह से लिखेंगे, फ़ॉन्ट लिखा जाएगा साइज़ इज़ इक्वल टू 1 यानी कि छोटा साइज़, कलर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रेड, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी, लिखी हुई चीज़ क्या आएगी, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ ब्रैकेट में 1, ये चीज़ लिखी हुई आएगी। और किस तरह की लिखी आएगी, साइज़ इसका 1 होगा, कलर इसका रेड होगा, और ये ऑब्लिक फ़ॉन्ट से इसको क्लोज हो जाती है और ब्रेक। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ 2 कलर ग्रीन, फ़ॉन्ट साइज़ 3 फेस एरियल, अच्छा ये देखें जो भी चीज़ ब्रैकेटों में है ये नहीं लिखी आती, चीज़ बीच वाली लिखी आएगी। ये मैंने दोनों को ग्रीन इसलिए कर दिया क्योंकि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो बीच वाली चीज़ है वो लिखी आएगी। आखिरी वाला मैंने इंटेंशनली गलत कर दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 7 कर दिया। देखिए नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में आपने नहीं डालना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज इज़ 1 यानी कि देखें हेडिंग जो थी H1 वो सबसे बड़ी थी, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ में 1 जो है सबसे छोटा है। फ़ॉन्ट साइज इज़ 2 ये ग्रीन कलर में था, फ़ॉन्ट साइज इज़ 3 4 5 6 और फ़ॉन्ट साइज 7 हमने लिखी गलत दिया था तो वो उसी तरह से गलत आ गया। अब ये देखें एक दफ़ा दोबारा, तो इसमें कलर हमने दे दिया है। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, एरियल, फेस चेंज किया है, ठीक है। दोबारा आप देखते हैं तीसरे के अंदर जाएँ तो सिर्फ फेस चेंज हुआ है। इसका F देखें बिल्कुल स्ट्रेट सा है, बाकी सारों के F थोड़े से नोकीले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। याद रखना आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का तरीकाकार ये है कि बॉडी में आप पहले यूएल लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और क्लोज करने के लिए ऑब्लिक यूएल लिख देते हैं। इसमें जो भी आपने लिस्ट टाइप करनी है वो LI और ऑब्लिक LI के बीच में लिखते जाएं, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट से मिसाल ये है कि इतनी बड़ी अगर किताबें ऊपर नीचे अनऑर्डर पड़ी हैं, आपने बताना है कि ये वाली किताब, तो आप दूर से बताते फिर होंगे वो नहीं, नीचे वाली ब्लू वाली से ऊपर, वो कहेगा इधर इधर। तो अनऑर्डर लिस्ट जो है ना उसके अंदर जब प्रिंट होती है तो डॉट्स लिखे हुए आ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि ऊपर से तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, या नीचे से 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होता। तो ये अनऑर्डर डॉट्स वाली होती है, ठीक है। इसकी आउटपुट इस तरह की आएगी, ऊपर हेडर लिखा अनऑर्डर लिस्ट और ये देखें डॉट बुलेट्स लगे हुए आ गए। अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसमें बस अनऑर्डर्ड की जगह OL लिखा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और बीच में उसी तरह लिस्ट होता है, लेकिन जब ये बनेगी तो 1 2 3 4 करके आएगी। और इसकी मिसाल ऐसी है कि किताबें हों वो ऑर्डर में पड़ी हों, आपने बताना हो यार 6th बुक दे दो तो फ़ौरन पहुंच जाता है, इसीलिए ऑर्डर लिस्ट ज़्यादा पसंद की जाती है। एग्जाम्पल देखें, जब इसका स्क्रीन आएगी वो इस किस्म की आएगी 1 2 3 4, आप फ़ौरन चले जाएंगे सीरियल नंबर 4 पे देखो, किसी को बताना हो तो आसान होती है ऑर्डर लिस्ट। अब आ जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। आपके याद रखें 3 तरह के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में DL से मतलब होता है डिफाइंस स्टार्ट ऑफ लिस्ट, कि ये डेफिनेशन लिस्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, डिफाइंस स्टार्ट ऑफ लिस्ट। और ये तब यूज़ की जाती है जब हमने बहुत सारी डेफिनेशनों के नाम और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, डेफिनेशन का नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो। तो DL और ऑब्लिक DL से स्टार्ट और एंड ख़त्म होता है, और फिर इसके बीच में जब DT लिखा जाए तो उसका मतलब होता है एक टर्म, जिस तरह HTML एक टर्म है, और DD का मतलब होता है टर्म की डेफिनेशन। उसको HTML को क्या कहा जाता है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूरा जुमला लिख दिया है। इसी तरह DT एक टर्म है HTTP, और इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखते हैं कि ये किस तरह का प्रिंट होता है। ये ऊपर हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, ऑर्डर लिस्ट लिखा आ गया, लेकिन नीचे देखें HTML इस तरह हेडिंग आ गई, और या जो है डेफिनेशन की हेडिंग आ गई, और इसका दिस स्टैंड्स फॉर ये इसकी डिटेल आ गई, ठीक है। ये इसकी टर्म आ गई और ये इसकी डिटेल आ गई डेफिनेशन की। अब ये देखें अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट का कंपैरिजन देखें। अनऑर्डर लिस्ट UL ऑब्लिक UL के बीच में लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट OL और ऑब्लिक OL के बीच में लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट DL ऑब्लिक DL के बीच में DT यानी टर्म और DD डेफिनेशन, ठीक है। आगे आ जाए यूजिंग इमेज इन वेब पेज।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका तरीकाकार ये होता है कि बॉडी में आपने सबसे पहले, ये तो हम सिर्फ सेंटेंस लिख रहे हैं, सिंपल इमेज इंसर्ट, इमेज IMG लिख देते हैं, SRC यानी सोर्स के कहाँ पे पड़ी है फाइल, क्या नाम है फाइल का, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में computer.jpeg और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जारी बात है इसके साथ कोई नाम थोड़ी लिखना है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा इसने इस पिक्चर को उठा के ले आना है। अब देखें इमेज का टैग जो है उसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ऑब्लिक इमेज नहीं लिखा जाता। सोर्स फाइल आप याद रखें उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिसमें आप टेक्स्ट फाइल अपनी बना रहे हैं। डेस्कटॉप पे आपने काम नहीं करना, इन अ फोल्डर काम करना है। सम सिस्टम्स वांट एग्जैक्ट JPEG इंस्टेड ऑफ JPG। कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे JPEG नहीं JPG लिखो या JPG नहीं, तो आपने दोनों ट्राई कर लेने हैं अपने आपने कंप्यूटर स्कूल जो कंप्यूटर में स्कूल में लगा है। आप कैन यूज़ इन्वर्टेड कॉमर्स एंड समटाइम्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। आप इन्वर्टेड कॉमर्स लिखें ना लिखें मुख्तलिफ कंप्यूटरों में दोनों चल जाते होते हैं। अभी देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। सिंपल इमेज इंसर्ट, और ये देखें वो कंप्यूटर की जो तस्वीर थी वो उसने उठा के इधर ले आया। और यहाँ पे यूजिंग इमेज इन वेब पेज जो हेडर पे हमने लिखा हुआ था, ये देखें ये हेडर का टाइटल है, और फिर सिंपल इमेज इंसर्ट ये टेक्स्ट है, और नीचे ये तस्वीर उठा के ला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेट इमेज विड्थ और हाइट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपके मॉडल पेपर में जैसा ही है कि ये तो आपने सिर्फ सेंटेंस लिख दिया, इमेज SRC यानी सोर्स वही कंप्यूटर की फाइल का नाम, और आगे विड्थ इज इक्वल टू 250, हाइट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और आप चाहें तो इसको कॉमर्स में भी लिख लें, कॉमर्स के बगैर भी ये काम करता है। अब ये देखें किस तरह हो गया, वही इमेज जो है छोटा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट इमेज बॉर्डर। वो बिल्कुल आसान है, उसी इमेज की स्टेटमेंट के अंदर आखिर में लिख दें बॉर्डर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3, अवॉइड भी करें कॉमास तब भी चल जाएगा, बॉर्डर इज इक्वल टू 3 लिख दें, इन्वर्टेड कॉमास ना डालें तब भी चल जाएगा ये। लेकिन वेट करें, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि टेक्स्ट फाइल कैसी लगती है HTML की। बिल्कुल ऐसी सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है HTML की। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आम आपने नोटपैड खोला हुआ है और उसमें ये बना दिए, जिस तरह वर्ड में बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। बस ये है जब आपने सेव करना हो तो आपने सेव नहीं करना, सेव एज नॉर्मल हालत में जो सेव करेंगे वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। जब आप सेव एज करेंगे तो आपने जो भी फाइल का नाम है हमारा उसके साथ .html लिख देना है, ठीक है, और फिर सेव को क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे आपके पास 2 फाइलें उस फोल्डर में आ जाएंगी, एक जो टेक्स्ट फाइल है और एक आपकी जो वेब वाली फाइल है HTML फाइल, ठीक है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो तब आपका कोड चलता है, और ये आपका कोड चला। इसमें आप देखें बॉर्डर भी आ गया है जो हमने डाला था, बॉर्डर इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आते हैं सेट इमेज अलाइनमेंट एंड एल्ट एट्रीब्यूट। इमेज की अलाइनमेंट के अलाइन राइट करना है या सेंटर करना है या लेफ़्ट करना है, ये तो आप आसान सी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। एल्ट कि अगर किसी वजह से computer.jpg की फ़ाइल आपका सॉफ्टवेयर नहीं उठा पा रहा, या वहाँ पे आपने जो फ़ाइल रखी थी वो डिलीट हो गई है, तो ये आपको फौरी तौर पे बता दें कि यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ आ जाए कि कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी, लेकिन तस्वीर अगर नहीं आ पा रही, ठीक है। इन इमेज SRC बोथ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सिंटैक्स वर्क्स। ये देखें आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में computer.jpg लिख दिया है या वैसे ही लिख दिया है, इसी तरह बॉर्डर के साथ आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में 3 लिखा है या बगैर उसके लिख दिया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में और इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर भी चल जाते होते हैं। अब ये देखें द एल्ट एट्रीब्यूट, ये राइट साइड पे आ गई है तस्वीर, ठीक हो गया। राइट अलाइन हम लोगों ने किया था, किधर अलाइन इज इक्वल टू राइट, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट करते तो वो ऑलरेडी लेफ्ट पे ही होता है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करते तो बीच में आ जाता। अभी देखें अगर एल्ट एट्रीब्यूट ना यूज़ होता, अभी मैंने एक दफ़ा कंप्यूटर की तस्वीर वहाँ से हटाई है उस फोल्डर में से, और फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम रन किया है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिखा आ गया, मैंने एक तो फाइल चेंज कर दी, वहाँ से फाइल उठा ली, और प्लस अगर आप यूँ टाइपिंग के अंदर भी चेंज कर दें, कंप्यूटर की जगह स्पेलिंग ही गलत कर दें, तो वो दायरी बात है वो पिक्चर नहीं उठाएगा, वो सिर्फ आपको लिख देगा कि यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी जो किसी वजह से नहीं आ सकी। अब आ जाते हैं वेब पेज विद एन इमेज बैकग्राउंड। ये कैसे आ रहा है देखें, बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना होता है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। या इमेज डालना है या बैकग्राउंड का कलर डालना है, क्या डालना है। बैकग्राउंड कलर BG कलर अगर लिखा जाए तो वो बैकग्राउंड के कलर को कंट्रोल करता है, और जब कंप्लीट बैकग्राउंड लिख दिया जाए तो वो कंप्लीट बैकग्राउंड को अंदर कोई तस्वीर लगाने के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हमने बॉडी के अंदर लिखना होता है, बॉडी के अंदर BG कलर लिखा है और इन्वर्टेड कॉमास में ग्रीन लिख दिया, दोबारा बॉडी के अंदर BG कलर लिखा है इज इक्वल टू इन्वर्टेड के अंदर ग्रीन लिख दिया, और इमेज उसी तरह उठा लिया। अब देखें होता क्या है, बस सिर्फ बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का BG कलर है वो चेंज हो गया है। अब आ जाएं वेब पेज विद एन इमेज एंड बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया हुआ है और इमेज भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड पूरा चेंज करना है,
ठीक है। अभी आप सिर्फ कलर बैकग्राउंड का नहीं चेंज करें, बीजी कलर नहीं चेंज करें, पूरा बैकग्राउंड कहीं से लेके आना है। कोई आपके बहुत बहुत बड़ा वॉलपेपर है वो लाना चाह रहे हैं। मेरे पास एक छोटी सी तस्वीर थी एनिमल की, एलिफेंट की, वो मैंने लगाई है। बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू एनिमल डॉट JPEG, और उसके आगे एक तस्वीर जो बॉडी के अंदर कोड के अंदर आनी चाहिए। देखें ये तो मेन बॉडी की बैकग्राउंड है, जो आगे हम लोग कोड के अंदर कोई तस्वीर सामने लेकर आए हैं वो कंप्यूटर वाली वही तस्वीर जो बार बार मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, उसकी विड्थ हाइट भी मैंने चेंज कर दी है। अभी देखते हैं कैसा रन होता है। ये देखिए ये सारा का सारा बैकग्राउंड है, पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, अभी BG कलर नहीं है, ये बैकग्राउंड है। तस्वीर मैंने आपको बताया था छोटी है, जब कभी छोटी तस्वीर लगाएंगे तो वो मल्टीपल उसको कर देगा और पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। और ये वो हमारी जो कोड के अंदर, बॉडी के कोड के अंदर जो कंप्यूटर हमारा बार बार आ रहा था, ये वो वाला है। आ जाते हैं फोरग्राउंड कलर, जिसको टेक्स्ट कलर भी कहा जाता है। वो इसी तरह बॉडी बैकग्राउंड वही तस्वीर, और जो टेक्स्ट हम लोगों का लिखा आएगा जो कि आगे ये फोरग्राउंड कलर इज़ रेड, तो वो हम लोगों ने लिख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। देखें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इस तरह भी कोड चल जाता होता है। फोरग्राउंड कलर इज़ रेड लिखा हुआ आएगा और वो रेड में लिखा आएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की तस्वीर वही वाली आ जाएगी। ये देखें फोरग्राउंड कलर इज़ रेड, इसमें रेड में लिखा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर लिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में यही आता होता है, लिहाजा इसको आपने स्किप नहीं करना। इसका प्रोसीजर ये देखें, क्लिक फॉलोइंग लिंक, ये यानी कि इसके बाद कोई भी हम लोग लिंक लिखेंगे तो कंप्यूटर उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ये देखें हाइपर लिंक्स दे यूज एंकर टैग्स, यानी ए लिखा जाएगा और href हाइपर लिंक का रेफरेंस, ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमा तो आप लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। HTML बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो पिक कर लेती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा इसका सिंटैक्स है। ए एट्रीब्यूट यानी एंकर, H रेफरेंस, हाइपर लिंक का रेफरेंस क्या है, गूगल की वेबसाइट, ये क्लोज। ठीक है, सामने लिखने की कुछ ज़रूरत है, हाँ गूगल, क्योंकि वो कह रहा है ना क्लिक फॉलोइंग लिंक, तो ये चीज़ तो लिखी भी नहीं आएगी क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो गूगल सर्च इंजन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जाएगा। लेकिन अब आपने एंकर को ओपन किया है हाइपर लिंक के, तो एंकर को क्लोज भी तो करना है, तो ये /A करके क्लोज कर दिया। अभी हम जाते हैं, ये देखें क्लिक द फॉलोइंग लिंक, गूगल सर्च इंजन, तो इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे। अब आ जाए हाइपर लिंक की मज़ीद एग्जांपल के ऊपर। ये H1 हम लोगों ने लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझें। ये सबसे बड़ी हेडिंग हमारे सामने आएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं हाइपर लिंक रेफरेंस विद इन पेज। इसी पेज यानी कि बहुत लंबा पेज है, 25-30 सफ़ों का, तो हम चाहते हैं कि जब इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है ये याद रखें, ये जब इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक हो तो ये कहाँ पे चला जाए, हाइपर लिंक का रेफरेंस जहाँ भी कहीं बॉडी में आपको सेक्शन 1 लिखा हुआ है, बॉडी में नीचे कहीं पे। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, और H रेफरेंस इज इक्वल टू हैशटैग, ये इसका सिंटैक्स होता है, टू मेक अ हाइपर लिंक विद इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को याद है ना, यहाँ पे वेबसाइट लिख दें तो, और फिर इस पर क्लिक करें तो उस वेबसाइट पे चले जाएगा, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट में जाना है तो ये हैशटैग करके उस जगह का नाम लिख देंगे। दूसरा हम लोगों ने सम बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे तो वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट में देखेगा नेम सेक्शन 2 कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह ऑन अ पर्सनल नोट जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 2.1 को वो ढूंढेगा। ठीक है, यानी 2 का भी सब पार्ट, और ये कुछ अंग्रेज़ी नीचे हम लोगों ने लिख दी। अभी जाते हैं हम लोग फर्दर के, हमारा जो नेम जिसने उसने ढूंढना है, जब हमने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में किस चीज़ को ढूंढेगा, हाइपरलिंक रेफरेंस सेक्शन 1 को। वो जाता रहा उसने देखा कि ये एक जगह आई है जहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, नेम सेक्शन 1 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ सामने नज़र आ गया। ठीक है, आगे देखें, इसके नीचे आप सेक्शन 1 लिख दिया, कुछ भी अंग्रेजी लंबी चौड़ी आप लिख दें। ठीक है, और दूसरा सेक्शन 2 जब हम लोग सम बैकग्राउंड पे हम लोगों ने क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट को देखेगा कहाँ पे, हाइपरलिंक रेफरेंस सेक्शन 2 का नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो वो नेम इसका सिंटैक्स होता है, नेम इज इक्वल टू सेक्शन 2। फिर आ जाता है नेम इज इक्वल टू सेक्शन 2.1। देखें इसने H2 के बाद H3, इस हेडिंग का साइज़ क्या था शुरू में, H1, फिर मेन हेडिंग थी सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो H2 लिख दिया, और फिर 2.1 सब हेडिंग है तो H3 इसने लिख दिया, और सेक्शन 2.1। याद रखें कि बैकस्लैश और ए के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना आपका कोड नहीं चलेगा। और इन्वर्टेड कॉमास इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास देखें यहाँ पे भी नहीं लिखे, यहाँ पे भी नहीं लिखे, कहीं पे भी ऑटोमेटिकली वो उठा रहा है कंप्यूटर। ठीक है,
तो इस तरह का आपका वो सिंटैक्स बनेगा। ये आपने अक्सर देखा होगा विकिपीडिया में, जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं वो नीचे आधा सफ़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता होता है। सम बैकग्राउंड पे या किसी की लाइफ के ऊपर कर रहे होते हैं तो वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, सम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, ऑन अ पर्सनल नोट पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। ये तो चूँकि जगह की कमी है, मैंने एक ही पेज पे आपको थोड़ा सा डेटा लिख के दिखा दिया। इमेज हाइपरलिंक अगर बनाना हो, पहले तो क्या था, टेक्स्ट का हाइपरलिंक। अभी इमेज का हाइपरलिंक बनाना है कि ताकि तस्वीर पे क्लिक करें तो फिर हम किसी जगह पे पहुंच जाएं। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, एन इमेज दैट इज़ अ लिंक, ताकि जुमला तो हमारी स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा है वेबसाइट पे, और ये हम लोगों ने हाइपरलिंक लगाया कि इस जगह पे पहुंचना है। ठीक है ना। हाइपरलिंक का रेफरेंस जब किसी वेबसाइट का एड्रेस है, यानी गूगल की वेबसाइट पे जाना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट नहीं, हमने किसका करना है, इमेज का हाइपरलिंक बनाना है। तो ब्रेक लगाई हम लोगों ने और नीचे इमेज एक डाल दिया, यानी कि ये रेफरेंस है हाइपरलिंक का, और नीचे तस्वीर लगा दी। इसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि तस्वीर के बाद टेक्स्ट नहीं है, तस्वीर के बाद कोई इमेज है जिसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो गूगल पे जाएंगे। और ऑब्लिक ए करके हम लोगों ने एंकर को क्लोज़ कर दिया, और इस तरह का ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया गूगल का, ताकि लोगों को पता हो जब इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल के वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए थे मॉडल पेपर में, दो आए थे, आपने एक करना है। पहला था राइट HTML कोड टू ऐड अ हेडिंग टू द पैराग्राफ विद द टेक्स्ट पाकिस्तान, और दूसरा था HTML कोड टू इंसर्ट एन इमेज abc.gif विद विड्थ साइज 48 एंड हाइट 30। बारी बारी करते हैं। पहला राइट HTML कोड टू ऐड अ हेडिंग टू द पैराग्राफ विद द टेक्स्ट पाकिस्तान, या हेडर तो आपने वैसे ही लिख देना पाकिस्तान। अब बॉडी में भी आपने हेडिंग तो डालनी होती है, तो हेडिंग 1 आपने कर दी पाकिस्तान, ऑब्लिक H1 क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख लिया जो आपको बेहतरीन सी अंग्रेज़ी यकीनी तौर पे आती है। अब इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपका इस तरह का आउटपुट आएगा स्क्रीन। बहुत आसान था, उम्मीद है इसी किस्म का आपको इस साल भी आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने HTML कोड लिखना है टू इंसर्ट एन इमेज abc.gif, ठीक है, विड्थ साइज 48 हाइट 30, तो यहाँ पे टाइटल आपने लिखना है इंसर्ट इमेज विड्थ हाइट। अब बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हैं आप, पैराग्राफ लिख रहे हैं सेटिंग इमेज विड्थ एंड हाइट, ताकि कुछ ना कुछ हेडिंग नज़र तो आए ना लिखी हुई। और इमेज हम कौन सा डाल रहे हैं, सोर्स लिख रहे हैं abc.gif, एक तस्वीर मैंने वेब से डाउनलोड की है, और विड्थ इक्वल टू 48, हाइट इक्वल टू 30 लिख दी। अब इसको रन करेंगे तो इस तरह का आ गया, ये देखें abc.gif की पिक्चर आ गई है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।